जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग फिर से SCERT क्लास 4 का सब्जेक्ट पर्यावरण और हम भाग 2 से क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जो BPSC TRE 3.0 के लिए महत्वपूर्ण है। और यह बिहार में कोई भी एग्ज़ाम अगर होता है तो बिहार में एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 4 पार्ट 1 में है रंग बिरंगे खिलते फूल। रंग बिरंगे खिलते फूल, इसमें लाल रंग के फूल, लाल रंग के फूल किसका होता है? तो लाल गुलाब, गेंदा, लिली, डहेलिया, चौलाई का फूल और जल कुमुदिनी, ये सब का लाल रंग का फूल होता है। अगला है सफ़ेद रंग के फूल। तो सफ़ेद रंग के फूल किसका होता है? तो चमेली, गुलबहार, चंपा, रात रानी, ये सब सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। और पीला रंग के फूल, तो पीला रंग के फूल सूरजमुखी, नरगिस, बसंती, पीला गुलाब, ये सब पीला रंग के फूल होते हैं। आगे है पानी में खिलने वाले फूल। पानी में खिलने वाले फूल कौन सा है? कमल का पौधा, कमलिनी, नलिनी। दिन में खिलने वाले फूल, दिन में खिलने वाले फूल कौन से हैं? तो डहेलिया, कमल, डेजी, जिरेनियम, मॉर्निंग ग्लोरी, यह सब दिन में खिलने वाले फूल है। रात में खिलने वाले फूल, तो रात में खिलने वाले फूल हो गया रात की रानी, चंपा, जूही, धतूरा, रजनीगंधा, परिजात, चमेली, मोंगरा, ये सब रात में खिलने वाले फूल हैं। आगे है मौसम के अनुसार खिलने वाले फूल। तो मौसम सर्दी मौसम में, यानी सर्द मौसम में आपका डेजी, डहेलिया फूल खिलते हैं। गर्मी में गेंदा, गुलाब और सूरजमुखी फूल खिलते हैं। 12 मासी, सालों भर फूल खिलने वाले हैं। गुड़हल, बोगनवेलिया, चमेली पेड़ों पर खिलने वाले फूल हैं। पेड़ों पर कौन से फूल खिलते हैं? तो कचनार, सेलम, प्लास और गुलमोहर, यह सब पेड़ों पर खिलते हैं। आगे है झाड़ी पत्तों पर खिलने वाले फूल। तो झाड़ी पत्तों पर खिलने वाले फूल कौन कौन से हैं? तो चांदनी, चंपा, गुलहर। लताओं पर खिलने वाले फूल, तो लताओं पर खिलने वाले फूल कौन से हैं? तो बोगनवेलिया, ब्रह्मम, कमल, साल में एक बार खिलने वाला फूल। तो साल में एक बार खिलने वाला फूल ब्राह्मण हो जाएगा, मालती। पार्ट 2 में है कोई देता अंडे कोई देता बच्चे। इसमें क्या क्या है? जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर होते हैं वह क्या देते हैं? तो बच्चे देते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर पे बाल होते हैं, गाय के शरीर पे भी बाल होते हैं, कुत्ता के शरीर पे बाल होते हैं, गाय, शेर इत्यादि, यह सब क्या देते हैं? तो बच्चे देते हैं। जिन जंतुओं के शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वह बाहरी कान नहीं होते हैं, वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। जैसे चिड़िया, सांप, छिपकली आदि, ये सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं। गुड़ैया अंडे देती है। हंसते खेलते बच्चे। सुअर का बच्चा को क्या कहते हैं? छौना, पिगलेट। सांप और छिपकली क्या देता है? तो अंडा देता है। व्हेल डॉल्फिन, ये क्या देता है? बच्चा देता है। चमगादड़, व्हेल डॉल्फिन बच्चा देता है और चमगादड़ बच्चा देता है। मगर और घड़ियाल अपने अंडे गड्ढे को खोदकर छिपाते हैं। किनारे के बालू से घोंसला।
घोंसला बनाते हैं। कछुआ अंडे देता है और अंडा देने के लिए बालू का घर बनाता है। पार्ट 3 में है हड़बड़ में गड़बड़। जिनके कान बाहर होते हैं, हिरन, चीता, सूअर, भैंस, जिराफ, हाथी, बिल्ली, गाय, मनुष्य, यह सभी के कान क्या होते हैं? बाहर होते हैं। जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, तो मछली, मेढक, चिड़िया, छिपकली, चींटी, कौवा, सांप और मगरमच्छ, यह सभी के कान क्या होते हैं? बाहर दिखाई नहीं देते हैं। सभी पक्षियों के कान होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते हैं। इन सभी के कान छिद्रों के रूप में होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के कान की जगह भी सिर्फ 2 छेद होते हैं। जानवरों के ऊपर अनेक विभिन्न प्रकार के डिजाइन उसके बाल के कारण होते हैं। जानवर के ऊपर क्या होते हैं? अनेक प्रकार के डिजाइन होते हैं। किसके कारण? तो बाल के कारण। पत्ते के तरह कान किसका होता है? तो खरगोश का। खरगोश का कान पत्ते की तरह होता है। सिर के ऊपर कान किसका होता है? तो हिरन का। सिर के दोनों तरफ कान भैंस का होता है। पंखे जैसे कान किसका होता है? तो हाथी का। हाथी क्या करता है? गर्मी लगता है तो वो कान का उपयोग करता है। अंडा देने वाला जानवर, अंडा देने वाला जानवर और बच्चे देने वाला जानवर कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। अंडा देने वाला जानवर हो गया मेढक, मछली, चींटी, कौवा, सांप, छिपकली, बत्तख, गुरैया, ये सब अंडे देते हैं। अब बच्चे देने वाला जानवर हो गया हिरन, भैंस, सूअर, चीता, हाथी, बिल्ली, जिराफ, गाय, ये सब बच्चे देने वाला जानवर हो गए। नेक्स्ट है पार्ट 4 में है त्यौहार और भोजन। तो त्यौहार, कौन से त्यौहार में कौन सा पकवान बनाया जाता है? बच्चों के लिए पकवान त्यौहार, यानी पकवान हुआ पुआ। पुआ किस में कब बनाया जाता है? तो होली के समय। सत्तू में संक्रांति के समय सत्तू खाया जाता है। सिखों का पूजा स्थल गुरुद्वार कहा जाता है। सिखों का पूजा स्थल को गुरुद्वार कहा जाता है। पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरुद्वारा का नाम हरमंदिर साहिब है। गुरुद्वारा का नाम क्या है? हरि मंदिर साहिब है। लंगर व्यवस्था लोगों के सहयोग पर आधारित है। जो लंगर यानी भोज जिसको कहते हैं, वह किस पे आधारित है? तो जो लोग धनी मनी होते हैं वो लोग सहयोग करते हैं पैसे से, उसी से लंगर तैयार किया जाता है, यानी भोजन बनाकर भोज किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट 5। इसमें है स्वाद अलग अलग। चबाकर भोजन करने वाले जंतु। तो कौन सा जंतु चबाकर भोजन करते हैं? तो हिरन, बकरी, कुत्ता, शेर, घोड़ा, गधा, भैंस, खरगोश, यह सब जो जंतु हैं भोजन को चबाकर भोजन ग्रहण करते हैं। चूसकर भोजन करने वाले जंतु। तो चूसकर भोजन करते हैं मक्खी, मच्छर, तितली, खटमल, ये लोग क्या करते हैं? चूसकर भोजन ग्रहण करते हैं। निगलकर भोजन करने वाले जंतु। तो निगलकर भोजन कौन कौन जंतु करते हैं? तो मछली, सांप, छिपकली और मुर्गा, ये सब निगल जाते हैं भोजन को। स्वाद में जीभ का रोल। जीभ का रोल क्या होता है? तो ये स्वाद का पता जीभ से लगता है। पेशी युक्त संरचना होती है, एक मसल संरचना होती है। यहाँ पे आप लिप्स, जीभ, टंग के देख सकते हैं कि आगे का जो भाग है वो स्वीट है, इधर साइड का जो है साल्टी होता है, और उसके नीचे सॉल यानी खट्टा होता है, बीच में अंदर बीटर यानी कड़वा होता है। तो जीभ से कौन सा स्वाद कैसे पता चलेगा? तो आगे से मीठा, उसके साइड से नमकीन, उसके पीछे खट्टा, और बीच में जो लास्ट अंदर की तरफ है भाग, इसमें आपको कड़वा होगा।
दांत, दांत के प्रकार एवं नाम। दांत के काटने वाले दांत किदरत इंसीजर कहा जाता है। छीलने वाले दांत को रदनक केनाइन कहा जाता है। चबाने वाले दांत को चबरनक मोलर कहा जाता है। इसमें देख सकते हैं जो पीछे का ये 3 दांत है वो मोलर हो गया। उसके बगल में 2 दांत प्री मोलर और उसके बगल में 1 दांत जो है कैनिन है और इंसाइजर है उसके पीछे। मनुष्य में कितने दांत होते हैं टोटल? तो 32 दांत। उम्र, दांतों की संख्या। 6 माह के बच्चा का दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दांत निकलने शुरू होते हैं। 2 से 3 वर्ष के बच्चा का दांत की संख्या 20 दांत होते हैं। 8 से 9 वर्ष के बच्चे का दांत, दूध के दांत टूटते हैं और नए दांत आ जाते हैं। 21 वर्ष के ऊपर के बच्चे का दांत क्या होते हैं? कितना होते हैं? तो 32 दांत होते हैं, परंतु सभी के नहीं होते हैं। घोड़े और शेर के भी दांत मनुष्य की तरह एक बार ही गिरते हैं, उनकी जगह नए दांत आते हैं। लेकिन सांप और मगरमच्छ अपने जीवन में कई बार दांत बदलते हैं। पिलास की तरह दांत किसका होता है? और खरल की तरह दांत किसका? कैंची की तरह दांत किसका होता है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है पार्ट 6 में है हरियाली और हम। पेड़ के बारे में पढ़ना है। ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पेड़ क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जिससे वातावरण क्या होता है? शुद्ध होता है। फल फूल, जड़ी बूटी, लकड़ियाँ आदि भी हमें पेड़ से प्राप्त होता है। उपयोग, पेड़ पौधे के नाम। कहाँ? जैसे शीशम, सागौन, महुआ, देवदार और चीड़। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इमारती लकड़ी में। सरसों, बलुआ, मेथी, भिंडी या साग सब्जी में। मक्का, गेहूँ, चावल यह अनाज हो गया। अरहर, उड़द, मसूर, मूंग, चना। एशियाई में सबसे ज़्यादा खेती मसूर दाल का होता है। वो सब क्या हो गया? दाल हो गया। औषधि हो गया तुलसी, पुदीना, सौंफ, हल्दी, अदरक, कचनार, जामुन, नीम। ये सब आपका औषधि पेड़ हो गया। फूल और फल के नाम बच्चों को बताएं और अपने मन से पेड़ों से दोस्ती करें। खेजड़ी वृक्ष। अमृता की कहानी राजस्थान के खेजरौली गांव में है। कहाँ है? राजस्थान में है, खेजरौली गांव में। कम पानी की आवश्यकता, छायादार वृक्ष, लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, छाल दवाई के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फलियों से सब्जी बनाने में उपयोग किए जाते हैं और पत्तियाँ पशुओं को चारा के रूप में दिया जाता है। पाठ 7 में है जड़ों की पकड़। जड़ों के कार्य पेड़ को सहारा देना, खनिज लवण अवशोषित करना तथा पानी को भी अवशोषित करता है। कुछ जड़ें प्रजनन का कार्य भी करती है। शकरकंदी, शलगम आदि, मटर। पेड़ों को भोजन कैसे प्राप्त होता है? तो हरे पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक का नाम पेड़ पाया जाता है, यानी रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पत्तियाँ बहुत कम तथा ऊंचाई अपने कमरे की दीवार के लगभग बराबर है। जितना ऊंचाई दिखाई देता है उससे 30 गुना जड़ें जमीन की गहराई में होता है।
जड़ें तब तक नीचे बढ़ती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है। इस इलाके में पानी की कमी होने पर यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकालते हैं। बरगद बरगद क्या है? विशाल वृक्ष है, मोटा तना है, मूल जड़ें के अलावा इसकी जड़ें लटकती है जो बड़ी बड़ी होती है, अंदर के ज़मीन तक चली जाती है और फिर पेड़ को सहारा देती है। इस लटकती जड़ों को प्रोप रूट कहते हैं। पार्ट 8 में है देख तमाशा। भारतीय राज्य और प्रमुख त्यौहार कौन से? जैसे अरुणाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो तुवांग उत्सव। असम में बिहू। उत्तराखंड में गंगा कयाक फूल देई। आगे है उड़ीसा में आपका धानु जत्रा नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। कर्नाटक में उगरी, केरल में ओणम, गुजरात में उत्तरायण और बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है। भारतीय राज्य के प्रमुख त्यौहार को याद करें। पाठ 9 में जब मामाजी घर जाए। इसमें एग्जाम के व्यू से नहीं है चैप्टर, इसलिए इसको नहीं लिया गया है। पाठ 10 में है छठ पर्व, ये भी एग्जाम व्यू से नहीं है। पाठ 11 में है आओ नक्शा बनाए। इसमें बच्चों को दिशा संबंधित शिक्षा देना है। जैसे पाठ 12 में अपना पराया घर, तो पक्षी कहाँ रहता है? तो घोंसला में। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर क्या करता है? घोंसला बनाता है। कबूतर घर की बालकनी या छत पर घोंसला बनाता है। तोता बिल्ली मिट्टी की चट्टान की दरार, दीमक की टीलों पर घोंसला बनाती है। दार्जिलिंग चिड़िया पेड़ के पत्ते को सीकर अपनी घोंसला बनाती है। उल्लू घोंसला नहीं बनाता है, दिन में देख नहीं सकता, दूसरे के खाली घोंसले में अंडा देता है, जो कि ये गलत है। उल्लू नहीं होगा, यहाँ पे कौवा होगा, कोयल होगा। गुरैया मनुष्य के घरों में तिनके पतिया आदि से इकट्ठा कर घोंसला बनाता है। कठफोरवा पेड़ों के प्राकृतिक गड्ढों में घोंसला बनाता है। नीलकंठ वृक्ष के तनों पर बने होल में घोंसला बनाता है। बया डाल से लटकता घोंसला घास के तिनके या पत्तियों की तिल्लिया से बुनकर बनाता है। पाठ 13 में है खेत से घर तक। धान की खेती कैसी होती है? क्रम लिखिए। तो खुद से बनाए, कटनी, रोपनी, मैंजनी। पहले धान को यानी रोपा, मैंजनी, ओसनी, असोनी, निकाई, जुताई, पटवन, धान की बुनाई, बिचरा तैयार क्रम, ये सब है। तो पहले क्या होगा? तो वो बनाना है। तो पहले क्या होगा? रोपनी हो जाएगा। ऐसे करके आपको ये खाली जगह भरना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धान, प्याज, मिर्च आदि बोने के पहले उसका बिचारा तैयार किया जाता है। तैयार बिचड़े को उखाड़कर खेत में बराबर दूरी पर रोपते हैं, जबकि गेहूँ, मक्का, सरसों आदि के बीज सीधे खेत में बो दिए जाते हैं। बिचड़ों से तैयार होने वाली फसल धान, प्याज, मिर्च, बिना बिचड़ों के गेहूँ, मक्का और सरसों। पाठ 14 में आपका बाल मेला एवं खेल है। बाल सांसद एवं खेल लड़कों के खेलने वाले खेल हैं। खुद से लिखे। लड़कों के खेलने वाले खेल क्या होगा वो आपको लिखना है। लड़कियों के खेलने वाले खेल क्या होना चाहिए कमेंट में आप लोग बताइए। दोनों को मिलकर खेलने वाले खेल क्या होगा ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। नो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट है।
पाठ 15 में आसपास की सफाई, कूड़ा कचरा पर नियंत्रण, प्लास्टिक का कम उपयोग एवं पुनर्चक्रण पर ध्यान के प्रति बच्चों को आकर्षित करना। पाठ 16 में मीठा मीठा शहद। मधुमक्खियाँ अत्यंत ही उपयोगी जीव है। हजारों वर्षों से इनसे हम लोग शहद और मोम प्राप्त कर रहे हैं। छत्ते में मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है जो फूलों से रस चूसकर शहद बनाती है। इसके पेट से ही मोम निकलता है। सबसे बड़े आकार की रानी मधुमक्खी तथा सबसे छोटी आकार की मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है तथा मध्य आकार के कुछ नर मधुमक्खी भी होती है। रानी मधुमक्खी एकमात्र अंडे देने वाली मधुमक्खी होती है। इसके द्वारा छत्ते की सभी मादा श्रमिक एवं नर मक्खी का जन्म होता है। मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्तों का निर्माण करती है जबकि नर मधुमक्खी संतान उत्पन्न करने में सहयोग करते हैं। मादा श्रमिक मधुमक्खियों फूल के रस के बारे में पता चल जाने पर इसकी सूचना वह अपने सहयोगी मधुमक्खियों को विशेष प्रकार के नाच से भेजती है। पाठ 17 में तरह तरह के पक्षी, चोंच की विशेषता के संदर्भ में। पिछले अध्याय में हमने इनको किया है कौन पक्षी क्या खाता है। पहली है सुंदर कलगी मेरी खिंचता है सबका ध्यान, चौक मेरी ताकतवर पेड़ छेदना मेरा काम। तो कौन होगा? तो कठफोरवा होगा। लंबी टांगों पर खड़ी रहती हूँ, इधर उधर देखती रहती हूँ, छुरी जैसी चोंच मेरी मार लेती हूँ मेढक मछली। तो कौन होगा? बगुला। सबसे पहले मैं ही जागता, दूसरों को फिर मैं जगाता, सुबह से जब तक हो शाम दाना चुनना मेरा काम। तो कौन होगा? ये मुर्गा पक्षी हो जाएगा। पाठ 18 में है जंगल में पिकनिक। जंगली जानवर के नाम लिखे तो बाघ शेर। जंगली जानवर कौन है? तो बाघ शेर हो जाएगा। पालतू जानवर के नाम गाय कुत्ता बकरी। एक शिक्षक के रूप में बच्चों को अपने मन से नीचे दिए गए सवारियों का ज्ञान देना चाहिए। सवारी के काम में कौन जानवर आते हैं? तो घोड़ा सवारी के काम में आते हैं। सामान ढोने के काम में आने वाले जानवर हैं तो बैल। दोनों के काम में आने वाले जानवर कौन है? घोड़ा ऊँट। गधा भी हो सकता है, गधा भी सामान ढोता है। पाठ 19 में है काकोलत से कन्याकुमारी। काकोलत झरना कहाँ है? नवादा जिला में ठंडे पानी का झरना है। गर्म जल के छोटे छोटे झरने हैं। कुंड कहाँ है? राजगीर में। ब्राह्मण कुंड कहाँ है? राजगीर में है। सप्तधार का चित्र कन्याकुमारी हिंद महासागर के तट पर स्थित है। गंगा क्यों प्रदूषित हो रही है? साइंस में क्वेश्चन है। बहुत सारे प्रदूषित जल पीने से रोग, बचने के उपाय etc। वहाँ इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे मददगार कामगार पार्ट 20 में है। तो कामगार औजार और क्या बनते हैं? तो कुम्हार क्या करता है? औजार चाक बर्तन बनाता है चाक के द्वारा। लोहार हथौड़े के द्वारा लोहे का सामान बनाता है। मोची सुई टकुआ से जूता सिलता है। बढ़ई आरी से मेज कुर्सी बनाता है। दर्जी सुई धागा से कपड़ा सिलता है। बच्चों के लिए है किसान द्वारा उपजाई गई वस्तु कौन सा है? और कामगार द्वारा तैयार किया गया वस्तु। तो पटसन किसान द्वारा उपजाया जाता है। ईंख भी किसान द्वारा और सरसों। और यहाँ बोरा थैला चटाई रस्सी चीनी शक्कर और तेल यह कामगार द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर पाठ 21 में है तरह तरह के घर। इग्लू बर्फ से बना घर
की दीवार अंदर से छूने पर ठंडी लगती है, पर बाहर से गिरती बर्फ और ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देती। मिट्टी के घर, ईंट सीमेंट से बना घर है। घास फूस से बना घर होता है। पार्ट 22 में है अजय जब गांव लौटे होगा। 30 वर्ष बाद अजय लौटा तो गांव में बदलाव हुआ। शौचालय, पक्का पुल, ईंट के घर, गांव विकसित हो गया था। हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कोलकाता में। राजीव मार्ग कहाँ है? राजगीर में। ट्रॉली टाइप। पटना का चिरैया टार ओवर ब्रिज पटना में ही है। गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु पुल, ये कहाँ पे है? तो पटना में ही है। पार्ट 23 में आसपास खोज खबर। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोग नहीं था, इसलिए नहीं लिया गया है। पार्ट 24 में चिड़िया घर की सैर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यह अशोक चक्र है। यह सारनाथ में राजा अशोक द्वारा बनाए गए एक स्तंभ से लिया गया है। 3 शेर दिखते हैं पर वास्तव में 4 शेर है। नीचे लिखा सत्यमेव जयते। जन गण मन किनके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय खेल कौन सा है भारत का? तो हॉकी है। राष्ट्रीय नदी भारत का कौन सा है? तो गंगा है। राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन हो गया। पार्ट 20 में बंटी का सफर। विष्णु पद मंदिर कहाँ है? गया में। मंगला गौरी मंदिर कहाँ है? ये भी गया में है। गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान हरमंदिर है। कहाँ पे? तो पटना साहिब में। पासनाथ का पहाड़ कहाँ पे है? बिहार और झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसके ऊपर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर है। झारखंड में संथाल, उराव, बिरहोर, मुंडा आदि जनजाति रहती है। उराव कुडुख भाषा, मुंडा मुंडारी भाषा, संथाल संथाली भाषा बोलती है। पटना, गया, नालंदा के लोग मगही बोलते हैं। वैशाली, मुजफ्फरपुर के लोग बजिका बोलते हैं। दरभंगा, मधुबनी के मैथिली, मुंगेर और भागलपुर के लोग अंगिका। भोजपुर, रोहतास के भोजपुरी। रांची में काके का पागलखाना, नेत्रहाट एवं जुनहा का जलप्रपात दर्शन स्थल है। SCERT का क्लास 4 का समाप्त हो गया है। अब क्लास 5 का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। पर्यावरण और हम क्लास 5 भाग 3। इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1। पटना से नथुला की यात्रा। इसमें है सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। टाइगर हिल कहाँ पे है? तो दार्जिलिंग में है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ पे है? लाचर बोटनिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? तो दार्जिलिंग में है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? दार्जिलिंग में ही है। स्थापित कब हुआ था? तो 1954 में। तेंजिंग शुरुआत में तेंजिंग 20 साल की उम्र से कुली का काम करते थे। तेंजिंग का जन्म तिब्बत में हुआ था, बाद में भारत के मूल निवासी बने। बचपन का दिन उन्होंने नेपाल में बिताया था। सन 1953 में तेंजिंग नॉर्वे होगा। सर एडमंड हिलेरी पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची शिखर एवरेस्ट 8848 मीटर पर चढ़े और भारत का झंडा लहराया। सबसे पहले
तेंजिंग नॉर्वे और एडम हिलेरी ने विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। इसकी लंबाई कितनी है? 8848 मीटर है। तेंजिंग नॉर्वे को सिरदार की उपाधि मिली थी। हाल फिलहाल में बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की। गंगटोक समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सिक्किम राज्य की राजधानी है। गंगटोक किसकी राजधानी है? तो सिक्किम राज्य की। सिक्किम की प्रमुख नदी तीस्ता है और सिक्किम में लेप्या नेपाली भूटिया निवास करती है। रूम टेक मोंटेसरी करमापा बौद्ध धर्म गुरु का निवास। यह बौद्ध धर्म का दार्शनिक स्थल है। कहाँ है? तो सिक्किम में। नथुला कहाँ है? सिक्किम में ही है। नथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। पार्ट 2 में खेल। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 12। 9 मुख्य होते हैं, 3 विकल्प में रखा जाता है। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। जापान का सुमो क्या है? खेल है। सिख धर्म में गतका एक मार्शल आर्ट है। यह सिख धर्म में से जुड़ा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया। गतका सिख के सैन्य रूप की हिस्सा है। यह आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। सिख समुदाय की लोग बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते हैं। क्या खेलते हैं? तो गतका, जो क्या है? मार्शल आर्ट है। इस खेल को हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग भी खेलते हैं। पार्ट 3 में बीजों का बिखरना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का मंदिर जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआर गांव में है। जैनियों का एक समूह इसे महावीर की जन्मस्थली मानता है। पेड़ पौधे कहीं भी क्यों उग जाते हैं? तरह तरह के बिखरते बीज से, जैसे चटकर फटकर बिखरने वाले बीज हरसिगार और गुलमेहदी के बीज होते हैं। हवा में उड़ने वाले बीज कपास के बीज होते हैं। पानी में तैरकर बिखरने वाले बीज कमल और कुमुदनी के बीज होते हैं। जानवरों की सवारी कर बिखरने वाले बीज गोखरू का बीज गाय भैंस आदि जैसे जानवरों के शरीर में चिपककर एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। पक्षियों द्वारा बिखराव, तो पीपल बरगद और अमरूद के बीज पक्षियों द्वारा बीज एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। अध्याय 4 में है मेरा बगीचा। हर्बेरियम एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है जिसमें पेड़ों व घास के पत्ती या पेड़ के पौधे के मुख्य अंश को अच्छी तरह से संग्रहित किया जाता है। अध्याय 5 में ऐतिहासिक स्मारक। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय था। इसमें 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते थे और 2,000 लगभग शिक्षक थे। इस ज्ञान केंद्र में विश्व के कोने कोने से विद्वानों तथा छात्रों को आकर्षित किया। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की के छात्र यहाँ पढ़ाई करने आते थे। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष का काल था। चीनी यात्री हेंगसोंग यहाँ आकर पढ़े थे। हेंगसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक इसका अंत हो गया। बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया था। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे जिसमें अनेक ध्यान केंद्र थे।
पुस्तकालय को धर्मगंज जो 9वीं मंजिल इमारत था। 3 पुस्तकालय रत्नगंधी, रत्न रंजक और रत्न सागर, 3 तरह के पुस्तकालय थे। इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे जो प्रवेश देने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा लेते थे। इस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। यह कार्य APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ था तथा डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं अन्य के देखरेख में चल रहा है। बिहार के स्मारक। मगध की राजधानी कहाँ है? तो गिरिवर्ज राजगीर में पड़ता है। यह पाटलिपुत्र पटना में है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा में। गुप्त वंश के शासन काल में कुमार गुप्त ने इसका निर्माण कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भागलपुर में। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसका निर्माण करवाया था। बोधगया। महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वैशाली महावीर का जन्म स्थली जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। सूफी संतों का केंद्र कहाँ है? तो बिहार में ही है। अशोक के स्तंभ नंदगढ़, लोरिया तथा कोल्हुआ से प्राप्त हुआ है। मोतिहारी का केसरिया स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। गोलघर ये कहाँ है? पटना में। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में। सूर्यदेव मंदिर ये कहाँ है? तो औरंगाबाद में। जल मंदिर पावापुरी में है। महाबोधि मंदिर कहाँ है? गया में। नोट में नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट, पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया है। सीमेंट की जगह सुरखी, चूना, उड़द की दाल, छोबा तथा गोंद आदि का प्रयोग किया गया है। अध्याय 6 में है सिंचाई के साधन। कौन सी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए और यह किस मौसम में बोया जाता है? तो खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। खरीफ फसल में धान, मक्का ये सब आ जाते हैं। कौन सी फसल कम पानी चाहिए और यह किस मौसम में बोई जाती है? तो रबी फसल हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और जनवरी फरवरी में काटा जाता है। परंपरागत रूप से लोग नदियाँ, तालाबों, कुओं से सिंचाई करते थे। अब किससे करते हैं? तो नलकूप, बोर्डिंग आदि जैसे साधन से सिंचाई करते हैं। अध्याय 7 में है 7 में जितना खाओ उतना पकाओ। शेखपुरा में व्रत। खाना खाकर 20 लोग बीमार। कम अवधि तक संरक्षित रहने वाला खाद्य पदार्थ का तरीका तो शिक्षक की तरह खुद से बनाए। यानी कैसे उसको रखेंगे संरक्षित? तो तेल डालकर लंबी अवधि तक संरक्षित रखने वाला खाद्य पदार्थ का तरीका। तो लंबी अवधि के लिए सरसों का तेल डालेंगे, उसको लंबी अवधि तक रख सकते हैं। जैसे चावल, पका हुआ चावल को उसको ठंडे पानी के बर्तन में उस बर्तन को रख देंगे तो 24 घंटे तक नहीं खराब होगा। लंबी अवधि के लिए जैसे अचार बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? सरसों का तेल डाल दिया जाता है जिससे वो लंबी अवधि तक खराब नहीं होता है। अध्याय 8 में है
रॉस की जंग मलेरिया के संग। इसमें मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। मलेरिया के बारे में सर्वप्रथम रोनाल्ड रॉस ने ही बताया है। रॉस का जन्म भारत में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था रॉस का जन्म? तो अल्मोड़ा नामक शहर में, उत्तराखंड राज्य में। कुनैन की पत्तियाँ या छाल से इसका इलाज होता है। मदा एनाफिलीज मच्छर से यह रोग होता है। मलेरिया, मदा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। अध्याय 9 में है मैंने नक्शा बनाया। तो बिहार के मानचित्र का अध्ययन। अलग अलग से पढ़ना है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बिहार के मानचित्र, भारत के मानचित्र, वर्ल्ड का मानचित्र महत्वपूर्ण है। अध्याय 10 में है हमारी फसलें हमारा खान पान। सर्दी में रबी कौन फसल लगाते हैं? तो सर्दी में कौन सा फसल लगते हैं? तो आपका गेहूँ, सरसों, जौ, धनिया, गाजर, आलू, प्याज, टमाटर, मटर, ये सब आपको सर्दी के समय फसल लगाए जाते हैं। गर्मी के समय में कौन सा फसल लगाए जाते हैं? तो गर्मी में जायद फसल जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, उड़द, मूंग, सोयाबीन। आमतौर पर जायद फसल सबसे कम समय में उपजाता है, यानी उपजाया जाता है। बरसात में लगाई जाने वाली फसल तो खरीफ फसल कहलाता है। बरसात में खरीफ फसल लगाई जाती है। तो खरीफ फसल कौन कौन सा हो जाएगा? तो मकई, धान, ये सब आपका खरीफ फसल हो जाएगा। सर्दी में लगाई जाने वाली फसल रबी फसल होता है। रबी फसल आपको गेहूँ, चना, मटर, ये सब गेहूँ फसल हो जाएगा, सॉरी रबी फसल हो जाएगा। गर्मी में लगाई जाने वाली फसल जो जायद फसल कहते हैं, तो किसको कहते हैं? तो तरबूज, खीरा, ककड़ी, उड़द, ये सब जायद फसल है। बिहार का मानचित्र पर आधारित सवाल VVI पर्यावरण विषय में इस पर आधारित कोई प्रश्न नहीं दिया था। जैसे भोज्य पदार्थ और स्थान। इडली डोसा कहाँ खाया जाता है? तो दक्षिण भारत का है फेमस। पाव भाजी ये मुंबई का है। लिट्टी चोखा ये बिहार का है। मछली चावल कहाँ का है? ये आपको पश्चिम बंगाल का है। दाल बाटी ये राजस्थान का है। अध्याय 11 में जंतु जगत, सुरक्षा, संरक्षण। इसमें बिहार के पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य है। बेगूसराय कांवर झील है। बेगूसराय में कौन सा झील है? तो कांवर झील। राष्ट्रीय उद्यान एवं बिहार के उद्योग विविध में इसे खुद से पढ़े। पुस्तक में कोई सवाल नहीं दिया हुआ है। तो बिश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है। यह वन तथा वन्य प्राणियों की रक्षा करती है। बिश्नोई क्या है? एक बिश्नोई समाज है जो वन और वन्य प्राणी को रक्षा करती है। अध्याय 12 में है मान गए लोहा। तो विश्व दिव्यांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ब्रेल लिपि एक खड़े आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं को उभारकर लिखा जाता है। नेत्रहीन बच्चों इन उभरे हुए बिंदुओं को अंगुलियों के स्पर्श से समझ जाते हैं। अध्याय 13 में है पानी और हम। पानी कहाँ से लाते हैं? तो कुआं, नल, हैंडपंप, नहर से। बिहार में भयंकर बाढ़ कब आया था? तो 18 अगस्त 2008 में आया था। अध्याय 13 में है सूरज एक काम अनेक। सौर कुकर सूरज के ताप से खाना बनाना। सूर्य की शक्ति को हम कई प्रयोग में लाते हैं, इसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर कुकर की दीवारें और पेंदी काले रंग से लेपी जाती है। ऊपरी ढक्कन पारदर्शी कांच का होता है।
उसमें लगा दर्पण प्रकाश की किरणें को अंदर रखी खाने की चीज़ों पर डालता है। इससे एल्युमिनियम के डब्बे में रखा खाना पक जाता है। सौर ऊर्जा छोटी छोटी बैटरियाँ चार्ज की जाती हैं। मोटर गाड़ियाँ चलाई जा रही है। कृत्रिम उपग्रह में भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब तो रेलगाड़ी चलाने पर भी विचार हो रहा है। अध्याय 15 में है हमारा जंगल। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में बाघ का मुख्य रूप से संरक्षण किया जाता है। हिरन पौधा खाता है और बाघ हिरन को, अगर बाघ खत्म हो गए, हिरन की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा? तो पेड़ों की संख्या में कमी आ जाएगी और पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगी। धरहरा परंपरा, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड में यह परंपरा प्रचलित है। बेटियों के जन्म को पर्यावरण संरक्षण का अवसर मानते एक उत्सव का रूप दिया है और बेटियों के जन्म पर 10 पौधा लगाते हैं। तो यह भागलपुर में एक ज़िला है नवगछिया, वहाँ का ज़िले के नवगछिया प्रखंड है, वहीं पे ये उत्सव मनाया जाता है। अध्याय 16 में है चलो सर्वे करें। इसमें एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से नहीं है क्वेश्चन, इसलिए नहीं लिया गया है। अध्याय 17 में रामू काका की दुकान, ये भी नो एग्जाम पॉइंट। 18 आवास है, इसमें भी नहीं है। 19 अध्याय में तरह तरह के व्यवसाय, किसान, बुनकर, लोहार, राजमिस्त्री, मोची और डाकिया शिक्षक, यह सबका क्या क्या काम होता है तो हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं। अध्याय 20 में क्या है? रामपुर वाले चाचा की शादी। तो बंगाल में शुभ कार्यों के समय उल्लू उल्लू ध्वनि तथा शंख ध्वनि करने का प्रथा है। अध्याय 21 में लक्की जब बीमार पड़ा तो लक्की को मलेरिया हो गया, जो एक संक्रामक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग है। मच्छर वाले रोग से कैसे बचे, तो कैसे बचे जा सकते हैं? तो मच्छरदानी का इस्तेमाल, धुआं का